हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम लोग यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज जो व्यंग के रूप में लिखा हुआ है, जिन्होंने एक सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए इधर सभी, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखना है और क्या क्या हमने यशपाल से संबंधित हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले, यानी कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने यशपाल जी का जीवन परिचय। क्या पढ़ा? यशपाल जी का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जो लखनवी अंदाज जो व्यंग के रूप में लिखा हुआ है, उसका सारांश भी हम लोगों ने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, वो देखेंगे लखनवी अंदाज जो किस रूप में लिखा हुआ है, व्यंग के रूप में लिखा हुआ है। यानी कटाक्ष किया है इन्होंने किस पर? एक सामंती वर्ग पर, एक खानदानी रईस जो एक बनावटी शैली पर जीता है, यानी जो केवल दिखावे की शैली पर जीता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि लखनवी अंदाज है, गद्य विधा में क्या है, ऐसे पूछ ले, कहानी है, उपन्यास, व्यंग है, संस्मरण है या रेखा चित्र है, तो आप लोग ध्यान रखना ये क्या है दोस्तों, बेटा ये क्या है? व्यंग है। क्या है ये? व्यंग है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस अध्याय से संबंधित, इस व्यंग से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में अभ्यास प्रश्नों के बाद एक भाषा अध्ययन दिया हुआ जिसमें क्रिया के भेद बताना है हम लोगों को, वह भी हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, केवल लखनवी अंदाज जो व्यंग रूप में लिखा है लेखक ने, वह हमें पढ़ना है इसमें। यह सब हमें कहाँ प्राप्त होगा? यह सब हमें आपकी क्षितिज बागदो पुस्तक है, उसमें अध्याय संख्या की बात करें तो अध्याय संख्या क्या है? 12 है। ठीक है। और इस तस्वीर से आप लोगों को पता चल ही रहा है, ये सफेद पोश नाम का व्यक्ति है जो खीरे लेकर, 2 खीरे लेकर बैठता है, उसको काटता है और खाने की बजाय उसे अपने होठों तक ले जाता है, उसे सूंघता है और फिर खिड़की के बाहर फेंक देता है। तो लेखक इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए इन्होंने यह व्यंग लिखा है। वैसे लेखक ने कहा है क्या, कोई भी कहानी या लिखते हैं तो बिना कथ्य की नहीं लिखी जा सकती, लेकिन हम इसे, इस लखनवी अंदाज को एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है इसके कविता के सारांश, सॉरी, इस लखनवी अंदाज के सारांश जो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, पहले सेशन में पढ़ लिया था। अब देखिए, जो लखनवी अंदाज है वह किसके द्वारा रचित है भी? यशपाल जी के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? यशपाल जी के द्वारा। ठीक है। यशपाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, तस्वीर है, ध्यान रखना। 4 लेखकों की तस्वीर देख करके आपसे पूछा जा सकता है, यशपाल जी, निम्नलिखित में यशपाल जी के तस्वीर के बारे में बताओ, या निम्नलिखित में कौन सी तस्वीर या फोटो यशपाल जी की है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो अब हम लखनवी अंदाज से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ थे, शब्द संपदा थी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किससे संबंधित? लखनवी अंदाज से संबंधित। जैसे मुफस्सिल हो जाए, मुफस्सिल एक शब्द है जो स्टार्ट ही, यह जो लखनवी अंदाज है, यह शुरुआत इस शब्द से होती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी कि आसपास के स्थान। ठीक है। सफेद पोश, सफेद पोश का शाब्दिक अर्थ है भद्र व्यक्ति। एक बात हमें ध्यान रखना हमेशा के लिए, यानी कि मुफस्सिल क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, और सफेद पोश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भद्र व्यक्ति। किफायत, किफायत का अर्थ होता है मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना। यानी किफायत क्या होता है? कहते हैं ना कि भाई सोच समझ करके पैसा खर्च करो, यानी कि समझदारी से किसी भी पैसे को खर्च करो, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा कम खर्च करो, मितव्ययता, कम खर्च करना या समझदारी से उपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है आदाब अर्ज, और नादाब अर्ज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभिवादन का एक ढंग, अभिवादन का एक ढंग। ये शब्द संपदा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, जब हम ये लखनवी अंदाज व्यंग पढ़ेंगे, जब इसको कंप्लीट पढ़ेंगे गद्य खंड को, तो हमें ये शब्द आएंगे बीच बीच में, तो इनको समझने, वहां समझने में कोई दिक्कत ना, इसलिए मैंने पहले शब्दार्थ लिया है, और जिससे आप लोग कोई दिक्कत बाद में ना आए। तो आदाब अर्ज क्या होता है? अभिवादन का एक ढंग। गुमान, गुमान का अर्थ होता है भ्रम में, यानी कि भ्रम।
तो मुफस्सिल यहाँ पे एक यही शब्द है जो महत्वपूर्ण है, एक आधा वर्ज है, दो शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों को याद करना है। मुफस्सिल क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के आसपास का स्थान। आधा वर्ज होता है अभिवादन का एक ढंग। और वैसे सभी तुम लगभग याद तो करना ही हमें, वैसे याद हो सकते हैं। सफेद पोश हो गया, बद्ध व्यक्ति, किफायत, मितव्ययता, गुमान होता है भ्रम में। नेक्स्ट एहतियात। एहतियात होता है सावधानी बरतना, यानी कि कहते हैं ना कि सावधान चलो भी, एहतियात बरतना अपने कार्य करने में, ठीक है, इस प्रकार से। बुरक देना मतलब छिड़क देना, ऐसे आप लोग नमक लेते हो, नमक मिर्च कहते हो, बूर होता है, ऐसे छिड़क देते हैं ऐसे सलाद के ऊपर, इस प्रकार से। तो ऐसे ही सलाद के ऊपर छिड़केंगे हम लोग इसी लेसन में। स्फुरन, स्फुरन होता है फड़कना या हिलना। स्फुरन क्या होता है? फड़कना या हिलना। पनियाती, पनियात होता है रसीली। पनियाती क्या होता है? रसीली। मैदा, मैदा होता है अमाशय। मैदा नहीं है, मैदा है। मैदा का अर्थ क्या होता है? अमाशय। तस्लीम, तस्लीम का अर्थ क्या होता है अभी? तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में। तस्लीम क्या होता है? सम्मान में। मैदा अमाशय होता है, तस्लीम सम्मान में होता है, बुरक देना छिड़क देना, एहतियात सावधानी, पनियाती होता है बेटा रसीली, ठीक है। सिर खम करना यानी सिर झुकाना। सिर खम करना मतलब सिर झुकाना अभिवादन के रूप में, ठीक है। तो समझ में आ गया, एहतियात सावधानी, बुरक देना छिड़क देना, स्फुरन जल्दी से या फड़कना या हिलना, पनियाती रसीली, मैदा आमाशय, तस्लीम सम्मान में, सिर खम करना अर्थात सिर झुकाना। नेक्स्ट है तहजीब। तहजीब होती है शिष्टता। अब बहुत अच्छे से शब्द आएंगे, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण सभी। नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता, नफीस बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व न हो अर्थात अमूर्त। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सूक्ष्म या जिसका भौतिक अस्तित्व न हो अर्थात अमूर्त। अमूर्त यानी जो दिखाई न दे। ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, मूर्त यानी दिखाई देने वाला। अब ए या नहीं जो दिखाई नहीं देता है उसे अमूर्त कहा जाता है। शकील आसानी से न पचने वाला। शकील क्या होता है? आसानी से न पचने वाला। तो देखो कितने अच्छे शब्द हैं, तहजीब, नफासत, नजाकत, नफीस, ठीक है। ये चारों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो तहजीब क्या होता है? शिष्टता होता है। नफासत क्या होता है? नफासत क्या होता है? स्वच्छता होता है। नजाकत क्या होता है? कोमलता। नफीस होता है बढ़िया। याद हो गया? तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नजाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल छोटा सा जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो, यानी सामने हमें दिखाई न देता हो, जिसे अमूर्त भी कह सकते हैं। और शकील, शकील यानी आसानी से न पचने वाला। देखो यहाँ सभी को मैंने बोल्ड किया है, यानी कि गहरा काला किया है। इसका मतलब इस स्लाइड्स में जितने भी शब्द वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें याद करना होगा। अब ये है हमारा शुरुआत हो जाती है लखनवी अंदाज की। और मैंने कहा था ना मुफस्सिल से ही शब्द स्टार्ट होगा, इस अध्याय की शुरुआत वहीं से ही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। मुफस्सिल का अर्थ क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान या अर्थात आसपास के स्थान। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फेंकार रही थी, यानी कि उतावली जल्दी थी, जल्दी चलने की थोड़ी उतावली हो रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे दूर तो जाना नहीं, सेकंड क्लास का ही टिकट के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो मुझे जाना ही नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है कि मुफस्सिल की ट्रेन थी, वह चलने के लिए जल्दी में थी, वह फेंका रही थी, आवाज कर रही थी, और आराम से यदि मैं चलूं तो सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ेगा, सेकंड क्लास टिकट लूंगा दाम अधिक लगेंगे। लेकिन कवि कहता है मुझे दूर तो जाना ही नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे एक नई कहानी के बारे में सोच रहे, नई कहानी मुझे एक लिखनी है, यदि खिड़की के पास बैठूंगा तो मैं प्राकृतिक दृश्य भी देख सकूंगा, नई कविता या कहानी रचना भी मैं लिख सकता हूँ। और अंत में उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया भीड़ से बचने के लिए। नेक्स्ट है गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। यानी कि जैसे ही गाड़ी उतावली तो थी, जल्दी तो थी, तो वह
जैसे चलने लगी तो कभी दौड़ करके एक पीछे पीछे का जो एक छोटा सा डब्बा था उसे खाली समझ करके वह उसमें चढ़ गया दौड़ करके। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। कहने का तात्पर्य क्या है, लेखक ने क्या सोचा कि डिब्बा पीछे का है, छोटा है और वह क्या होगा, खाली होगा, लेकिन वह खाली नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल यानी कि जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था खाली होगा, लेकिन खाली नहीं था। मतलब देखो निर्जन नहीं था, मतलब निर यानी नहीं, जन यानी लोग, यानी उन्होंने सोचा कोई निर्जन नहीं होगा, कोई जन कोई लोग नहीं होंगे, लेकिन उसमें तो लोग बैठे हुए थे। मतलब एक व्यक्ति तो ज्यादा नहीं बैठे हुए थे। एक बर्थ पर यानी एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। सफेद पोश, अभी मैंने शब्द का अर्थ बताया था, क्या होता है, बद्दर व्यक्ति, बद्दर व्यक्ति, ठीक है। यानी कि जैसे ही वो डिब्बे में गए तो देखा एक सीट पर एक बर्थ पर क्या है, एक सफेद पोश एक बद्दर व्यक्ति पालथी मार करके पहले से ही बैठा हुआ था। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। कहाँ रखे थे भी, तौलिए पर 2 ताजा खीरे उस व्यक्ति के सामने रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि जैसे ही उसने मुझे देखा, मैं दौड़ करके चढ़ा उस डब्बे में, मैंने सोचा कोई नहीं होगा, खाली होगा। तो जैसे ही गया उसमें तो एक सीट पर एक बद्दर व्यक्ति बैठा हुआ, सफ़ेद पोषना सफ़ेद कपड़े लगा करके बैठा हुआ, तो उसके सामने 2 खीरे रखे हुए थे ताज़ा ताज़ा। तो जैसे ही मैं उस डब्बे में चढ़ा तो उसने मुझे अपनी आंखों से देखा, तो उसको एक असंतोष सा पैदा हुआ। उसने सोचा कि विघन डाल दिया। मैंने सोचा मैं इकल्ला हूँ डब्बे में, आसानी से जाऊँगा, लेकिन अब उसका मुझे आंखों से पता चल गया, उसमें असंतोष फैल गया, उसके मन में अच्छा नहीं लग रहा है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी अपदार्थ जिसका कोई पदार्थ नहीं है, यानी कि मैंने ऐसा सोचा कि यह भी कोई रचना या कहानी लिखने आया होगा और यह जो अपदार्थ रखा हुआ, खीरा रखा हुआ, यह भी किसी वस्तु को देखे जाने के संकोच में होगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी नवाब साहब था, संगति यानी आपस में 2 व्यक्ति कहते हैं ना बैठ जाए बातें कर लें, ऐसे संगति देने ऐसी संगति के लिए वो इच्छुक नहीं था। यानी उसके मन से ही लेखक को लग गया था। हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। और मैंने भी क्या किया, अर्थात लेखक ने भी क्या किया कि मैं भी उसके सामने ही बर्थ पर बैठ गया, सीट पर बैठ गया, लेकिन मैंने भी अपनी आंखें चुरा ली। मैं भी उससे बातें करना नहीं चाहा। क्यों, मैं तो बातें करना चाह रहा था, लेकिन उसकी आंखों से मुझे पता चल गया था कि उसमें असंतोष फैल गया है मेरे आते ही। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। कहने का तात्पर्य क्या है, लेखक यह बात सोच रहा है, बातें भी नहीं कर रहा, केवल सोच ही रहा है क्या कि इसने ऐसा सोचा कि मैं एक खाली डब्बे में जाऊंगा, बिल्कुल आसानी शांति से जाऊंगा, कोई मुझे मतलब इकल्ला ही था, अकेला रहने वाला व्यक्ति हो कोई स्वभाव से। उसने सोचा जैसे ही मैं इस डब्बे में चढ़ा तो उसको असंतोष फैल गया मन में कि ये कहाँ से आ गया, मैं शांति से अकेला जाना चाह रहा था। अब वो खीरे भी रखे हुए तो खीरे भी खाना चाह रहा था, लेकिन अंत में होता है कि वह खीरे काट करके उसे नमक मिर्च लाल मिर्च छिड़क करके सूंघ करके उनको फेंक देता है, खाता नहीं। एक ये नवाबी आदत है। और अंत में एक प्रश्न भी ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि इस कहानी को, इस व्यंग को क्या और कोई नाम दे सकते हैं, तो आप लोग बताना इसका आंसर भी क्या होगा। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने खीरा इसलिए लिया होगा कि अकेले सफर में ही उसे खा लेंगे काट करके, लेकिन अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी कि तिरछी नजरों से, ऐसे तिरछी नजरों से देखते हैं ना, तो कनकियों से नवाब साहब को देख रहे थे लेखक। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज इन सम्मान करने का एक तरीका होता है। जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। यानी कि लेखक ने तो समझ लिया था कि यह
मुझे यहाँ आते हुए देख करके उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब नवाब साहब ने ही संबोधित किया, ओह, कि आदाब अर्ज इन शिष्टाचार का एक अभिवादन करने का एक तरीका है। जनाब खीरे का शौक फरमाए कि जनाब खीरे खाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को उसका जो नवाब साहब को परिवर्तन था वो अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कि मैंने भी ऐसा भांप लिया कि यह भी शराफत के गुमान में जो लोग मामूली लोगों की गिनतियों में श्रेणी में गिना जाता है, तो इन्होंने मुझे ऐसा ही कहीं समझ लिया, लेकिन इसे क्या पता कि मैं भी फिर। लेकिन मैंने क्या कहा कि जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए, कि शुक्रिया आप फरमाइए, मैं खीरा पसंद नहीं करता, मैं खीरा नहीं खाना चाहता हूँ। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। यानी कि जैसे ही खीरों के पास तौलिया था उसको पहले तो झिड़काया, फिर उसे तौलिए पर रखा खीरों को, फिर उसके बाद एक लोटा निकाला सीट के नीचे से, उसमें पानी था, उससे खीरों को दोनों को धो लिया खिड़की से बाहर। और जेब से फिर क्या निकाला, चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। यानी कि जैसे खीरा, ये खीरा होता है, उसने आगे से काटा और जैसे हम लोग उस जो कटा हुआ था उस भाग को लेकर के उस बड़े खीर को ऐसे थोड़ा करते हैं, कहते हैं ना कि कड़वास निकल जाता है इससे, तो उसने उससे थोड़ा सा क्या निकाला, झाग निकाला, यानी खीर कड़वास निकल जाती है इससे। फिर खीरों को बहुत एहतियात होता सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने खीरे को छीला पहले तो, फिर सावधान छील करके फांकों करीने से तौलिए पर सजाते, यानी कि फांकों काट के तौलिए पर सजाता, या जैसे प्लेट में सलाद लगाते हैं ना हम लोग, वैसे ही। और लखनऊ, लेखक कहता है कि लखनऊ स्टेशन में जो खीरे बेचते हैं ना, वो इसका खाने का तरीका भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी जानते हैं। तो वो नमक, जीरा और काली मिर्च भी एक पुड़िया उसके साथ में रखते हैं। जो भी खीरा लेता है उसे वो दे देते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक, पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़ियाँ भी हाजिर कर देते। जैसे उनसे लखनऊ स्टेशन में जो भी खीरा लेता है, तो खीरा लेता है उसे जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की एक पुड़िया होती, वह पुड़िया भी उसे दे देता है ग्राहक को। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुरसी बुरक दी, थोड़ा थोड़ा उसे बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि उसकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी होता है उसका जो अहावभाव हो रहा था। जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट होता है, स्फुरन होता है यानी कि मचलना, हिलना, यानी कि जल्दी थोड़ा सा। उस प्रक्रिया में उनके मुख में खीरे के रस आस्वादन, देखो इस शब्द का टुकड़ा हम करें, इससे समझ में आ जाएगा, रसदन आस्वादन, यानी कि रस को महसूस करना, यानी कि मुंह में पानी आ रहा था लेखक के भी। हम कनखियों से, यानी लेखक कह रहा है कि यानी कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि यह एक रईस बनता है, बनावटी शैली से जीवन जी रहा है, यह एक सामंती वर्ग का कोई आदमी होगा, लेकिन यह लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह सो कीजिए लखनऊ का बालम खीरा, यानी कि फिर उसने संबोधन शैली में लेखक कहा कि वल्लाह सो कीजिए कि आप भी खीरे खाइए, यह लखनऊ का एक बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती होता है रसीली, पनियाती क्या होता है, रसीले फांकें देखकर मुंह में जरूर आ रहा होगा पानी, लेकिन इनकार कर चुके थे। यानी कि जैसे उनको काट करके उसमें जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च भुरक दी,
तो लेखक कहा कि वल्लाह कीजिए, सो कीजिए, फरमाइए, खाइए, लेकिन उन्होंने पहले ही मना कर दिया, लेकिन उसके मुंह में फिर भी लेखक के पानी आ रहा था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शोक फरमाइए। मैदा होता है आमाशय। मैदा क्या होता है? आमाशय। आमाशय यानी कि क्या कहा? आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। ये लेखक ने उसे मना कर दिया था पहले ही, तो अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, वरना आप खा लेगा तो। उत्तर दिया, शुक्रिया, लेखक ने कहा शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शोक फरमाइए, यानी कि कहने का तात्पर्य आमाशय भी कमज़ोर है, क्योंकि ये देखो आपको दिख रहा है ना सफ़ेद पोश, ये गिलास में पानी है, ठीक है। हाँ, लेखक साहब बैठे हुए हैं। नवाब साहब ने सैतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि पहले तो फांकों को देखा, फिर एक लंबा सा श्वास लिया खिड़की के बाहर देखकर। मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन क्या करे, पहले ही मना कर चुके थे। खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए, यानी कि नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाया और ओठों तक ले गए। फांक को सूंघा, खाया नहीं, केवल उसे सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, और जैसे ही आंखों के यानी कि होठों के पास ले गया तो सुगंध तो आएगी, ठीक है। और जैसे ही स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, आंखें बंद कर ली, सोचा वाह कितना अच्छा ताज़ा खीरा है। उस पर नमक मिला हुआ जीरा और काली मिर्च, लाल मिर्च भी उस पर बुरक दी गई थी। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, और जैसे ही उसने सूंघा उसे, तो पानी तो आएगा, पानी तो आएगा भी, जैसे जैसे सूंघोगे तो फिर पानी आएगा, तो उसको क्या करें, उस जो गले में जो पानी आया था उसको उसने गिटक लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी देखो नालायक ने क्या किया, ओठों तक ले गया, उसे सूंघा, जो मुंह में पानी आया उसे गिटक गया, अब उसे खाया नहीं नालायक ने, उसे फिर खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, यानी कि रस का आस्वादन किया, यानी कि रस को ग्रहण किया, यानी खाया नहीं, सूंघा, पानी आया, गिटका मुंह में, और फिर खीरे को खाकर बिना खाए उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह सब खानदान रईसों का तरीका है। यानी कि खीरे की सभी फांक खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से होठों को पोंछ लिया, और फिर गुलाबी आंखों से हमारी तरफ देखा और ऐसा मान रहा है कि यह हमारा खानदानी रईसों का एक तरीका है, हम खीरे को खाते नहीं, हम बस सूंघ करके उसे फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब खीरे को धोया, उसे छीला, उसे गोंदा, झाग निकाला, फिर उसे काट करके रखा, फिर उस पर नमक छिड़का, तो ऐसे थक गया होगा, थक करके वो क्या हो गया, खीरे की तैयारी इस्तेमाल थक करके क्या हो गया, फिर उस सीट पर लेट गए। बड़े तस्लीम में सिर खम कर लेना, यानी सिर खम कर लेना, देखो एक बार ये ध्यान रखना, शब्दार्थ भी आया था आप लोगों को याद हो तो, सिर खम कर लेना मतलब सिर झुकाना, सिर झुकाना, झुकाना। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत है। नजाकत होता है कोमलता, नफासत होता है शिष्टता, तहजीब तो तहजीब शिष्टता होता है, और नजाकत कोमलता होता है, नफासत स्वच्छता होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट। क्या हम ऐसे खीरे को ले जाएं होठों के पास, उसे सूंघे और जो गले में पानी आया उसे हमने निगला,
घूंट पिया और उस खीरे को बाहर फेंक दिया, क्या पेट की पूजा हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? नफीस यानी अच्छा या सूक्ष्म या एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो मूर्त रूप से दिखाई नहीं देता हो। आया था भी, ठीक है। तो उससे पेट की तृप्ति नहीं होगी। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने क्या लिया? डकार ली। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखो क्या कहता है नालायक, खाया नहीं फिर भी डकार मारता है नवाब साहब। फिर लेखक वो क्या कहता है कि खीरा लजीज होता है, यह शकील यानी पचता नहीं है, यह आमाशय पर क्या डालता है? बोझ डालता है। शकील क्या होता है? आसानी से न पचने वाला, आसानी से न पच, मैदे होता है आमाशय, यानी कि यह आसानी से नहीं पचता है और आमाशय पर क्या डालता है? बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, यानी कि लेखक के ज्ञान चक्षु एकदम से खुले, यानी कि चक्षु होता है आंख, एकदम से आंख खुले ज्ञान चक्षु की, अरे ये तो नई कहानी का लेखक मिल गया। लेकिन लेखक ने कहा भी है कि बिना कथ्य के तो कहानी नहीं लिखी जा सकती, ये मैं कह सकता हूं, हम भी पूर्णतः सहमत हैं, लेकिन ये मेरी कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना लाइन। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, यानी कि खीरे की सुगंध और स्वाद से ही यदि कल्पना कर ले और पेट भर सकते हैं, तो बिना विचार घटना पात्रों की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? ये तीनों, विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं ले सकते। ये तो 100% बात है, बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन जब ऐसी कल्पना कर सकते हैं खीरे के बारे में जो पेट भर सकते हैं, डकार ले सकते हैं, तो क्यों न कहानी लिखी जा सकती है? तो ये क्या है? आपकी जो व्यंग रूप था लखनवी अंदाज, वह क्या होता है? अब समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि इस कहानी में एक कह सकते हैं हम एक रईस जादे की कहानी, या हम कह सकते हैं कि एक नवाब जो होता है उसकी कहानी भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन व्यंग रूप में कटाक्ष किया इन्होंने सामंती वर्ग पर, ध्यान रखना। इस कहानी में, इस व्यंग में इन्होंने क्या किया है? सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। तो याद हो गई होगी, इतनी ज्यादा कहानी नहीं है, बहुत अच्छी कहानी, आपको अच्छा भी लगा होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं होता। लेखक एक सेकंड क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में सफर करता है, वो इसलिए करता है कि कोई नई कहानी क्यों नहीं लिखी जाए, और खिड़की के पास बैठ करके वो प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता था। पीछे का डिब्बा खाली समझकर दौड़ करके उस डिब्बे में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे उसे खाली समझता है, लेकिन जैसे जाता है तो वहाँ पे एक वर्त पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था सफ़ेद पोश का, और उसके सामने खीरे, तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। अब उसकी आंखों से, नज़रों से ऐसा लगा कि असंतोष हो गया, उसका मन उसका खराब हो गया। उसने सोचा कि इकल्ला बैठकर सफ़र करूँगा और मेरी थकान दूर करने के लिए खीरा है, उन खीरे को काट करके खाऊंगा। लेकिन जैसे ही लेखक चला गया तो उसमें असंतोष फैल गया, तो वह उससे बात करनी नहीं चाहिए। उस सफ़ेद पोश व्यक्ति ने पहले तो खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर ट्रेन को ही देखता रहा, गौर फरमा रहा था। लेखक ने अपनी आंखें चुरा करके अपनी कनखें उसे देखते हुए उसे कुछ बातें नहीं की। फिर अंत में जब कुछ समय बीत जाता है तो वो जो सफ़ेद पोश बद्र व्यक्ति था वही कहता है कि शौक फरमाइए, खीरे खाइए। वो कहता है नहीं, हम नहीं खाते खीरे, तो ऐसा मना कर देता है। फिर वह लोटा निकालता है, पहले तो तौलिए को जड़ खाता है, फिर लोटा निकालता है, लोटे से खीरों को दोनों खिड़की के बाहर धो देता है। धोने के बाद में उसे चाकू निकालता है जेब से, फिर उसे छीलता है, छील कर उसे गोदता है, गोद के जाग निकालता है, फिर खीरे को फांको काट करके तौलिए पर बिछा देता है, फिर उस पर जीरा, मिला हुआ नमक और लाल मिर्च उस पर बुरक देता है। क्योंकि लेखक कहता है कि लखनऊ स्टेशन पर जो भी खीरा बेचता है वह खीरे का इस्तेमाल की उसे जानकारी होता है, उसे पता होता है कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वह उसके साथ में जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च पीसी हुई की एक पुड़िया भी रखता है, वह उसे दे देता है किसको? ग्राहक को। तो वह उसे काट करके उसमें जैसे ही लाल मिर्च और जीरा, मिला नमक उसे बुरक देता है, तो लेखक के मुँह में पानी आता है। तो अब मना कर नहीं सकता,
वो सॉरी मना पहले ही कर दिया था, आत्मसम्मान को झुका नहीं सकता, आत्मसम्मान के लिए जी रहा था वो। तो फिर वो क्या करता है, नवाबपोश जो व्यक्ति होता है, नवाब साहब, वह खीरे को उठाया, ओठों के पास ले गया, सूंघा, मुंह में पानी आया, उसे गटक गया। ठीक है, गटकने के बाद में उस खीरे को बाहर फेंक दिया, ऐसे ऐसे कर करके सभी को फेंक देता है। अब लेखक समझ गया कि यह तो मेरी कहानी का लेखक हो सकता है। उसके बाद में वह थक करके क्या हो गया, लेट गया। ठीक है, ये फिर लेखक कहता है कि जब पेट है उसकी तृप्ति, उसकी भूख खीरे को सूंघ करके और उसके स्वाद से ही हमारा पेट भर सकता है, तो क्या बिना विचार, बिना घटना, बिना कथ्य क्या कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसीलिए उन्होंने व्यंग रूप में यह सब लिखा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कटाक्ष किया है उन्होंने सामंती वर्ग पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।